my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of developmental biology, I am going to deliver my talk on development of brain. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज डेवलपमेंट बायोलॉजी की व्याख्यानमाला की इस श्रृंखला में ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है उस पर मैं चर्चा करूंगा। चूँकि यूट्यूब चैनल काफ़ी पॉपुलराइज हो रहा है और काफ़ी लड़कों की, कम से कम 50 लड़कों की ये डिमांड थी कि आप ऑर्गेनोजेनेसिस पे अलग अलग लेक्चर हैं वो डिलीवर करें, जैसे ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ लिम्ब, ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ आई, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, डेवलपमेंट ऑफ किडनी। अब चूँकि अपने पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में 4 ऑर्गन का डेवलपमेंट आपके कोर्स में है, जिसमें आई डेवलपमेंट में का एक वीडियो मैं पहले शेयर कर चुका हूँ और उसी सीरीज़ में ये सेकंड वीडियो है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ हार्ट पे एक वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगा बहुत शीघ्र, और उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ये वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगा। हाँ, अब एक क्वेश्चन है कि ऑर्गेनोजेनेसिस के जनरल टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि एनिमल में जब डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद में तो सबसे पहले क्लीवेज की घटना होती है, उसके बाद में ब्लास्टुलेशन की घटना होती है, फिर गैस्टुलेशन की घटना होती है, उसके बाद न्यूरुलेशन होता है और न्यूरुलेशन के बाद में बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे बनने लग जाते हैं। और बॉडी का कोई भी ऑर्गन जब बनता है तो उसमें सबसे पहले बड बनती है। आंखें जैसे बन रही है तो ऑप्टिक बड बनेगी, कानों की फॉर्मेशन हो रही है तो ऑटिक बड बनेगी। और बड जो होती है उसके अंदर 2 तरह की सेल्स मिलती है, एक्टोडर्म मीजेनकाइम हो सकती है, मीजोटर्म मीजेनकाइम हो सकती है, एंडोडर्म मीजेनकाइम हो सकती है। और इस बड के अंदर इन 2 तरह की सेल्स में इंट्रैक्शन चलता है। ये इंट्रैक्शन एक तरह के इंडक्शन की परिघटना होती है, एक तरह से कॉम्पिटेंस की परिघटना होती है, और इस इंडक्शन के कारण उस ऑर्गन फॉर्मेशन की स्टार्टिंग होती है। अब बॉडी में ब्रेन कैसे बनता है? अब चूंकि ब्रेन है ये नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, और चूंकि काफ़ी ये लेंथी टॉपिक है, क्योंकि एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसमें कम से कम 30-35 डायग्राम इस टॉपिक में कवर होंगे। हालांकि लिटरेचर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन इसमें बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक एक स्टेप बाय स्टेप डायग्राम के द्वारा मैं इस व्याख्यान को एक्सप्लेन करूँगा। अब एनिमल में जब डेवलपमेंट चल रहा है तो गैस्ट्रुला जैसे बन गया सबसे पहले, और गैस्ट्रुला में आप जानते हो कि सबसे बाहर जैसे एक्टोडर्म होती है, उसके नीचे मीजोडर्म होती है, उसके नीचे एंडोडर्म होती है। और एक्टोडर्म से अपनी बॉडी के बाहर जितनी भी रचनाएं दिखाई दे रही है वो सारी एक्टोडर्म से बनती है। जितने भी मसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, हड्डियाँ हैं, कार्टिलेज हैं, ये सारी मीजोडर्म से बनती है। और एंडोडर्म के द्वारा एलिमेंट्री कैनाल और उससे एसोसिएटेड जो संरचनाएँ होती है वो बनती है। अब मान लीजिए गैस्ट्रुला बन गया, और गैस्ट्रुला जब न्यूरुला में कन्वर्ट होगा उसमें क्या होता है कि गैस्ट्रुला की मिड डोर्सल सरफेस जो होती है वो सबसे पहले चपटी हो जाती है। तो ये जैसे मान लीजिए गैस्ट्रुला की मध्य पृष्ठ सतह है मिड डोर्सल सरफेस, तो मिड डोर्सल सरफेस होती है वो सबसे पहले चपटी हो जाती है, और ये चपटी रचना कहलाती है न्यूरल प्लेट। अब क्या होगा, इस न्यूरल प्लेट की जो कोशिकाएं होती है वो या तो पिरामिड के समान हो जाएगी, या बॉटल के समान हो जाएगी, या शंकुरूपी हो जाएगी। अब इन सेल की आकृति चेंज होने से क्या होगा कि इन्वेजिनेशन की घटना होती है। जैसे गैस्ट्रुलेशन में मैंने आपको बताया मॉर्फोजेनेटिक मोमेंट में इन्वेजिनेशन की जो परिघटना है, और जिन कोशिकाओं में इन्वेजिनेशन होना है उन कोशिकाओं की आकृति पिरामिड के समान हो जाती है, या शंकुरूपी हो जाती है, या बॉटल शेप हो जाती है। उसी तरह की आकृति इन कोशिकाओं में चेंज होगी। अब कोशिकाओं में आकृति जब चेंज होती है तो इन्वेजिनेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है, और कोशिका का संकरा सिरा जो होता है उधर ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा एक्सर्ट होता है। इन कोशिकाओं की आकृति में परिवर्तन के कारण ये यहाँ पर एक तरह से इन्वेजिनेशन की घटना हो रही है, और इस इन्वेजिनेशन के कारण ये जो रचना बनेगी ये एक तरह से न्यूरल ग्रूव है। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, न्यूरल ग्रूव यानी न्यूरल खांच।
और इस न्यूरल ग्रुव के दोनों तरफ ये जो उभार हैं इसको बोलते हैं न्यूरल फोल्ड। तो न्यूरल प्लेट में अंतर्वलन हुआ, इन्वेजिनेशन हुआ, उस इन्वेजिनेशन के कारण एक छोटी खांच डेवलप हुई जिसको न्यूरल खांच या न्यूरल ग्रुव के नाम से जाना जाता है, और इस न्यूरल ग्रुव के जो उभार हैं ये न्यूरल फोल्ड कहलाते हैं। अब ये न्यूरल फोल्ड एक दूसरे की तरफ प्रोसीड करते हैं, यानी एक दूसरे की तरफ ये मूवमेंट करते हैं। तो इधर लेफ्ट साइड का न्यूरल फोल्ड, इधर ये राइट साइड का न्यूरल फोल्ड, ये एक दूसरे की प्रोसीड करते हैं, और प्रोसीड करने के कारण ये दोनों न्यूरल फोल्ड आपस के अंदर एक दूसरे से मिल जाएंगे, एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। अब इनके अटैचमेंट का फ्यूजन का जो पॉइंट होता है, ये फ्यूजन का पॉइंट मिड डोर्सल सरफेस के बीच में से स्टार्ट होता है और सिफेलिक एंड और कॉडल एंड की तरफ चलता है। जैसे मान लीजिए इस तरह की कोई चैन हो सपोज, और उस चैन में जो हुक है उसको अपन हुक को सेंटर से पेरिफेरी की तरफ खींचें और चैन बंद हो जाए, इस तरह का कोई सिस्टम हो, तो यहाँ पर ये जो न्यूरल फोल्ड है ये मिड डोर्सल सरफेस के बीच में से अटैच होना स्टार्ट होता है और सिफेलिक एंड की तरफ अटैचमेंट चलता है, कॉडल एंड की तरफ अटैचमेंट चलता है। अब जो ये न्यूरल फोल्ड आपस में अटैच हो जाएंगे, इस डोर्सल सरफेस के नीचे एक खोखली पाइप के समान रचना बन जाती है। इस रचना को न्यूरल ट्यूब के नाम से जाना जाता है। अब ये जो न्यूरल ट्यूब है इनके दोनों सिरों पर अपर्चर्स हैं जिसको न्यूरोपोर बोलेंगे, एंटीरियर न्यूरोपोर, पोस्टीरियर न्यूरोपोर। अब ब्रेन डेवलपमेंट के दौरान इन न्यूरोपोर का बंद होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज तो क्या होगा, एंटीरियर न्यूरोपोर यदि बंद नहीं हो उस केस में मनुष्य में ब्रेन तो बन जाएगा लेकिन उसके ऊपर खोपड़ी नहीं बनती है। इसी तरह पोस्टीरियर न्यूरोपोर यदि बंद नहीं हो तो इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड तो बन जाएगा लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर रीढ़ की हड्डी नहीं बनती है, और कई बार ये स्पाइनल कॉर्ड बॉडी के बाहर बॉडी के बाहर निकल जाता है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये स्पाइना बाइफिडा के नाम से जाना जाता है। कई बार आपने देखा होगा गोपाष्टमी का मेला जो होता है उसमें साधु लोग छोटे जो टोगड़िए होते हैं, गाय भैंसों के जो छोटे बछड़े हैं, उनकी पीठ पे आपने देखा होगा छोटा एक मांस का टुकड़ा सा निकला रहता है। ये मांस का टुकड़ा एक्चुअल में स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है, और ये जो कंडीशन है ये स्पाइना बाइफिडा के नाम से जानी जाती है। अपने मनुष्य में भी इस तरह की परिस्थिति कई बार डेवलप हो जाती है, कई बार ब्रेन बन जाता है लेकिन कपाल के द्वारा वो कवर नहीं होता है, तो ये एबनॉर्मल सिचुएशन है। और ये दोनों ही घटनाएं न्यूरोपोर के बंद नहीं होने के कारण डेवलप होती है। अब न्यूरल फोल्ड का जब फ्यूजन हो गया तो ये न्यूरल ट्यूब इससे क्या होगा, सेपरेट हो जाएगी। अब न्यूरल ट्यूब जब एक्टोडर्म से सेपरेट होती है उस दौरान कुछ कोशिकाएं न्यूरल ट्यूब और एक्टोडर्म के बीच में रह जाती है, और ये कोशिकाएं न्यूरल क्रेस्ट सेल के नाम से या एनसीसी सेल के नाम से जानी जाती है। अब ये न्यूरल क्रेस्ट जो सेल है इनका भी काफ़ी रोल होता है डेवलपमेंट के दौरान। इससे दांतों की इनेमल बनती है, स्किन में जो मेलानिन पिगमेंट होता है वो इससे बनता है। तो आपके कोर्स में एक अलग से भी टॉपिक है न्यूरल क्रेस्ट सेल एंड इट्स डेरिवेटिव्स, तो इस पे एक अलग से मैं बहुत शॉर्ट में एक व्याख्यान में आपके लिए वीडियो के द्वारा मैं आपसे शेयर करूंगा, न्यूरल क्रेस्ट सेल एंड इट्स डेवलपमेंट। अब ये जो न्यूरल ट्यूब है, अब इस न्यूरल ट्यूब का आगे का जो भाग होगा वो तो ब्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा, और पीछे का जो पार्ट होता है वो स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज ये न्यूरल ट्यूब है, और इस न्यूरल ट्यूब का आगे का जो पार्ट है ये तो ब्रेन बना लेगा, और पीछे का जो पार्ट है ये स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पार्ट है ये ब्रेन में कन्वर्ट होता है, पीछे का जो पार्ट है ये स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट होता है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें इंडक्शंस की भूमिका होती है, और इंडक्शंस के लिए आप देख रहे हो ये जैसे न्यूरल ट्यूब है। अब न्यूरल ट्यूब में क्या होगा कि सबसे पहले 2 लोब बनते हैं इसमें, हालांकि ब्रेन में 3 लोब है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, लेकिन स्टार्टिंग के डेवलपमेंट के दौरान इस न्यूरल ट्यूब में 2 लोब बनेंगे। सबसे आगे का जो लोब है ये तो कहलाता है प्रोजेंसिफेलॉन, इसके पीछे का जो लोब है ये कहलाता है ड्यूट्रेंसिफेलॉन, और बाद में यही ड्यूट्रेंसिफेलॉन 2 और पिंडों के अंदर, 2 और लोब के अंदर डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, जिसके अंदर एक तो बनेगा मेसेनसिफेलॉन, एक बनेगा रोम्बेनसिफेलॉन। तो कुल मिला के इसके अंदर ये 3 लोब डेवलप हो जाएंगे, प्रोजेंसिफेलॉन,
जो आगे चलकर अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन की फॉर्मेशन करेगा। सेकंड जो लोब है ये मेसेनसिफेलोन, ये आगे चलकर मिडिल ब्रेन की फॉर्मेशन करेगा। और रोम्बेनसिफेलोन जो होता है ये आगे चलकर हाइंड ब्रेन की फॉर्मेशंस करेगा। तो यहाँ पर ये तीन लोब जो है, ये तीन लोब अपने कॉरस्पॉन्डिंग ब्रेन के पार्ट है। दिस इज रिलेटेड टू फोर ब्रेन, दिस इज रिलेटेड टू मिडिल ब्रेन, दिस इज रिलेटेड टू हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन जो होता है, अब ये जैसे इसका डिटेल क्लासिफिकेशन जैसे यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है, इस ब्रेन के अंदर सबसे आगे फोर ब्रेन, इसको प्रोजेंसिफेलोन बोलेंगे। सेकंड जो लोब है ये मिडिल ब्रेन, इसको मेसेनसिफेलोन बोलेंगे। और तीसरा जो पार्ट है रोम्बेनसिफेलोन, इसको हाइंड ब्रेन के नाम से जाना जाएगा। अब जो आगे डेवलपमेंट चलता है इनके अंदर और डिमार्केशन होता है और डिफरेंशिएशन होता है और इसके अंदर लोबलाइजेशन की जो घटना है वो संपादित होती है। तो यहाँ पर जो फोर ब्रेन जो है प्रोजेंसिफेलोन, ये आगे चलकर फिर दो पिंडों के अंदर डिवाइड हो जाएगा। एक तो टीलेनसिफेलोन और सेकंड पार्ट है इसके अंदर डायनसिफेलोन। टीलेनसिफेलोन जो होता है इसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो डेवलप होगा, कॉर्पस स्ट्रिएटम डेवलप होगा और सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, विशेषकर मैमल्स में, क्योंकि आदमी के अंदर जो भी इंटेलिजेंसी होती है, रीजनिंग होती है, थिंकिंग होती है, प्लानिंग होती है, डिस्कशन की जो परिघटना है, मेमोरी की जो परिघटना है, ये सारी सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के द्वारा ही संपादित होती है। और इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जितने ज़्यादा उभार और खाँच होंगे, यानी गहराई और सलकाई जितनी ज़्यादा होगी, वो आदमी उतना ही ज़्यादा जीनियस होता है, उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। इसलिए फोर ब्रेन की जो सरफेस है वो चिकनी नहीं होनी चाहिए। चिकनी सरफेस है इसका मतलब वो आदमी इंटेलिजेंट नहीं है, जीनियस नहीं है, उसकी मेमोरी, उसकी तार्किक क्षमता बहुत कम है। तो यहाँ पर फोर ब्रेन जो होता है ये कई तरह के फिनोमेनन से संबंधित है और इसी फोर ब्रेन में आगे ऑल्फैक्टरी लोब भी डेवलप होगा। तो नाक से रिलेटेड जो सूंघने की जो गतिविधियाँ होती है, स्मेल से रिलेटेड जो फिनोमेनन है, ऑल्फैक्शन से रिलेटेड जो फिनोमेनन है, वो भी इस टीलेनसिफेलोन के आगे एक और पार्ट डेवलप होता है जिसको रीननसिफेलोन बोलते हैं, उसके द्वारा ये परिघटना इसके अंदर संपादित होती है। और डायनसिफेलोन जो होता है, इस डायनसिफेलोन के अंदर रचनाएं मुख्य कौन सी होती है? एक तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस जिसको आजकल मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्टिक स्पॉट, ऑप्टिक स्टॉक, पार्स नर्वोसा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का ही पार्ट है, पार्स नर्वोसा ऑफ हाइपोफाइसिस। तो यहाँ पर जो डायनसिफेलोन है इसमें थैलेमस स्ट्रक्चर डेवलप होगी, एपिथैलेमस डेवलप होगी, हाइपोथैलेमस डेवलप होगी, पीनियल ग्लैंड डेवलप होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप होगी। मेसेनसिफेलोन जो होता है मिडिल ब्रेन, इसके अंदर ऑप्टिक लोब डेवलप होते हैं और ये पार्ट विशेषकर देखने से संबंधित होता है। और अपनी बॉडी में लेफ्ट साइड में भी आंखें हैं, राइट साइड में भी आंखें हैं और आंखों से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उनकी क्रॉसिंग होती है। लेफ्ट साइड की जो आंख है इसका नर्व ट्रैक्ट आगे जाके राइट साइड में कनेक्ट होगा, राइट साइड की जो आंख है इसका नर्व ट्रैक्ट ब्रेन में आगे जाके लेफ्ट साइड में कनेक्ट होगा। तो इन ऑप्टिक ट्रैक्ट की क्रॉसिंग जब होती है उस क्रॉसिंग को ऑप्टिक काइज़मा के नाम से जाना जाता है। ब्रेन में कई तरह के काइज़मा मिलेंगे जिसमें ऑप्टिक काइज़मा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और तीसरा जो पार्ट है इसका रोम्बेनसिफेलोन, इस रोम्बेनसिफेलोन में भी आगे चलकर दो पार्ट डेवलप होंगे, एक तो मेटेनसिफेलोन, दूसरा माइलेनसिफेलोन। मेटेनसिफेलोन जो होता है इसके अंदर पॉन्स वेरोलाई नामक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, सेरिबेलम नामक स्ट्रक्चर डेवलप होती है। और माइलेनसिफेलोन जो होता है इसके अंदर मेडुला ऑब्लोंगेटा नामक स्ट्रक्चर है वो डेवलप होती है। और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा ये पीछे चलकर फिर स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यूस रहता है। तो ब्रेन होता है वो तो क्रेनियम के अंदर प्रोटेक्टेड है, स्पाइनल कॉर्ड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा प्रोटेक्टेड है। तो जिन एनिमल्स में ब्रेन के चारों ओर कपाल पाया जाता है, क्रेनियम पाया जाता है, वो प्राणी क्रेनिएटा के नाम से जाने जाते हैं। जिन एनिमल्स में स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो एनिमल वर्टिब्रेट्स के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो कॉर्डेट हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस होता है कॉर्डेट के अंदर और वर्टिब्रेट के अंदर। अब
इनका ब्रेन कैविटीज इसमें कैसे बनेगी, ये तो जैसे एक आउटलाइन फ्लो चार्ट हो गया ब्रेन के मेन डिवीजन का, फॉर ब्रेन, मिडिल ब्रेन, हाइड ब्रेन। फॉर ब्रेन के अंदर टीलेनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, मिडिल ब्रेन के अंदर ऑप्टिक क्लाउड डेवलप होंगे और हाइड ब्रेन के अंदर मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन। अब ये जो न्यूरल ट्यूब जो बन रही है, इस न्यूरल ट्यूब का आगे का भाग ब्रेन में कन्वर्ट हो रहा है, पीछे का भाग स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। और ये आप देख रहे हो, ये एक न्यूरल ट्यूब का आगे डिफ्रेंशिएशंस के डायग्राम यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किए हैं। तो इस न्यूरल ट्यूब का आगे का ये जो भाग है ये प्रोजेंसेफेलॉन, इसके बाद में मेसेंसेफेलॉन, इसके बाद में रोम्बेनसेफेलॉन, यानी ये अग्र मस्तिष्क का पार्ट है फोर ब्रेन का, ये मिडिल ब्रेन का, ये हाइंड ब्रेन का। अब ये जो फोर ब्रेन का जो पार्ट है इसके अंदर ऑप्टिक वेसाइकल्स डेवलप होती है, क्योंकि बॉडी में ऑर्गन है वो आगे से पीछे बनेंगे। अपना जो हेड है इसके अंदर आँख भी है, नाक भी है, कान भी है, माउथ भी है, जीभ भी है। तो बॉडी के एक एक जो ऑर्गन्स हैं, हेड से रिलेटेड ऑर्गन, ये क्या होते हैं, ग्रेजुअली डेवलप होता है। तो इस फोर ब्रेन वाले पार्ट में ऑप्टिक वेसाइकल्स डेवलप होती है। अब यहाँ पर ये एक नैरो खांच भी है, फर्स्ट नंबर की खांच। ये जो खांच होती है इसको सिफेलिक फ्लेक्सर के नाम से जाना जाता है। दिस फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड एज सिफेलिक फ्लेक्सर। अब और आगे जब चलेंगे ये फोर ब्रेन है वो डेवलप हो जाएगा, क्योंकि अपने बॉडी में ब्रेन का जो मैक्सिमम पार्ट है वो फोर ब्रेन ही होता है। यहाँ यूँ मान के चले 60% पार्ट अग्र मस्तिष्क के द्वारा ही ऑक्यूपाई होता है। और जो जो डेवलप होता है इसके अंदर टॉर्सन भी होती जाती है, इसके अंदर कई तरह के फ्लेक्सर्स भी बनेंगे। तो यहाँ पर प्रोजेंसेफेलॉन है, ये और एनलार्ज हो रहा है। यहाँ पर जो ऑप्टिक वेसाइकल थी ये ऑप्टिक कप में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पर एक खांच और बन जाएगी, ये सेकंड नंबर की, इसको बोलते हैं कॉडल फ्लेक्सर। तो सबसे फर्स्ट जो फ्लेक्सर डेवलप हो रही है दैट इज सिफेलिक फ्लेक्सर। सेकंड जो खांच बन रही है दैट इज कॉडल फ्लेक्सर। इसके बाद में और आगे जब चलेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर फोर ब्रेन और ज़्यादा डेवलप हो गया है। यहाँ पर ये जैसे 90 डिग्री एंगल था है, अब ये एंगल और भी हो गया हाइपोगनेथस की तरह। तो यहाँ पर ये जो फोर ब्रेन वाला जो पार्ट है इसके अंदर टीलेनसेफेलॉन पार्ट है वो डेवलप होगा, इसके बीच में डायनसेफेलॉन डेवलप होगा। ये टीलेनसेफेलॉन आगे चलकर सेरेब्रल हेमिस्फीयर में कन्वर्ट होता है। इसके आगे वाले पार्ट के अंदर ऑल्फैक्टरी लोब है वो डेवलप होंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ऑप्टिक वेसाइकल्स, ये कन्वर्ट हुआ ऑप्टिक कप में। अब ऑप्टिक कप है ये छोटी सी आँख के रूपी स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक तीसरा फ्लेक्सर और डेवलप होता है इसमें, और ये थर्ड नंबर का जो फ्लेक्सर है ये कहलाता है पोंटाइन फ्लेक्सर। इट इज कॉल्ड एज पोंटाइन फ्लेक्सर। अब इस इनिशियल एम्ब्रियो के अंदर ये तीन तरह की खांच है ये डेवलप होगी है। दिस इज सिफेलिक फ्लेक्सर, दिस इज कॉडल फ्लेक्सर, दिस इज पोंटाइन फ्लेक्सर। अब इसके अंदर ये टीलेनसेफेलॉन, ये प्रोजेंसेफेलॉन, ये मेसेंसेफेलॉन, ये पार्ट मेटेनसेफेलॉन, ये पार्ट माइलेनसेफेलॉन, और ये पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन के द्वारा कम्युनिकेट है, कंटिन्यूस है। अब ये इनकी ब्रेन की जो वेंट्रिकल्स हैं, क्योंकि अपने ह्यूमन में जो ब्रेन होता है वो खोखला होता है, इसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। एक हेल्दी पर्सन के अंदर लगभग 125 ml CSF है वो होना चाहिए। कई बार CSF की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उस केस में ब्रेन की साइज़ बढ़ जाती है और ये घटना हाइड्रोसेफेली के नाम से जानी जाती है। कई बार CSF की मात्रा 125 ml से कम हो जाती है, उस केस में ब्रेन सिकुड़ जाता है, ये घटना जीरोसेफेली के नाम से जानी जाती है। और अपने ब्रेन में CSF जो होता है ये ब्लड से ही बनता है, क्योंकि आगे इसका डेवलपमेंट जब अपन देखेंगे तो ब्रेन के अंदर दो ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क होते हैं बहुत ज़बरदस्त, जिसको कोरोइड प्लेक्सस के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक तो एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस होता है, एक पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस होता है। तो ये जो रक्त जालक है यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है,
और ब्लड का जब फिल्ट्रेशन होता है तो उसमें आरबीसी वगैरह जो होती है वो फिल्टर होके ब्रेन कैविटी में नहीं जाती है, और ये सीएसएफ की जो फॉर्मेशन है वो ब्लड से ही हो रही है। तो ब्रेन में सीएसएफ निरंतर बनता रहेगा और एब्जॉर्ब होता रहेगा। अब कई बार क्या होता है, परमिएबिलिटी के कारण ब्लड कैपिलरीज की परमिएबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, उसके कारण कई बार सीएसएफ की फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है, एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। कई बार सीएसएफ की फॉर्मेशन कम हो रही है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है। तो ये दोनों ही स्थितियाँ जो है ये घातक होती है। हमारे लिए प्रोडक्शन ज़्यादा है, एब्जॉर्प्शन कम है, उस केस में हाइड्रोसिफेली जैसी स्थिति है वो डेवलप हो सकती है। यदि प्रोडक्शन कम है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, उस केस में जीरोसिफेलिस जैसी परिघटना वो डेवलप हो सकती है। तो ये इस ब्रेन वेसिकल के अंदर ये 3 तरह के वेंट्रिकल्स हैं। ये प्रोजेंसिफेलॉन की कैविटी है, ये मेसेनसिफेलॉन की है, ये रोम्बेनसिफेलॉन की है। अब प्रोजेंसिफेलॉन जो होता है इसमें आगे चलकर ये 2 डिमार्केशंस बनेंगे, टीलेनसिफेलॉन, डायनसिफेलॉन। मेसेनसिफेलॉन और डेवलप हो जाती है, रोम्बेनसिफेलॉन भी डेवलप हो जाती है। आगे आप देख रहे हो, अब इसके अंदर लेटरल एक्सपेंशन हो रहा है लेटरल साइड के अंदर। अब लेटरल साइड में एक्सपेंशन हो रहा है तो ये टीलेनसिफेलॉन काफ़ी एनलार्ज हो जाती है, डायनसिफेलॉन छोटी हो जाती है, और डायनसिफेलॉन है वो एक मोनरो के रंध्र के द्वारा इस मेसेनसिफेलॉन से कनेक्ट रहती है। मेसेनसिफेलॉन फिर ये माइलेनसिफेलॉन की कैविटी से कनेक्ट रहती है। ये इसकी और फर्दर स्टेज दिखाई है इसमें, है इसके अंदर ये जैसे टीलेनसिफेलॉन की कैविटी है इसके अंदर, ये सेकेंड कैविटी है, ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है। अब सेकेंड और थर्ड जो वेंट्रिकल है इसके बीच में एक बहुत छोटा अपर्चर्स पाया जाता है, इसको बोलते हैं मोनेरो का रंध्र या फोरामेन ऑफ मोनेरो। अब मिडिल पीस में ये जो ऑप्टिक लोब जब बन जाते हैं, ऑप्टिक लोब बन जाएंगे तो क्या होगा कि मिडिल ब्रेन की जो वेंट्रिकल है वो छोटा हो जाता है, और कई बार ये होता है कि एक छोटी पाइप जैसी रचना वो डेवलप हो जाती है, और इसको बोलते हैं एक्विडक्ट ऑफ सिलियस। तो यहाँ पर फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकेंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, सेकेंड वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में फोरामेन ऑफ मोनेरो प्रेजेंट है, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में एक्विडक्ट ऑफ सिलियस प्रेजेंट है। तो ये एक फुल डेवलप्ड पोर्शंस दिखाया है एक ब्रेन की कैविटीज़ का। इसके अंदर रेड कलर में जो पार्ट है ये फोर ब्रेन का पार्ट है, ब्लू कलर में जो दिखाया है ये मिडिल ब्रेन का पार्ट है, और ये जो ऑरेंज कलर में जो दिखाया है ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो फोर ब्रेन, मिडिल ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब इन अलग अलग ऑर्गेन्स का डेवलपमेंट कैसे होगा, ब्रेन के पार्ट्स का डेवलपमेंट कैसे होगा, तो इसका आगे का जो पार्ट है उसके अंदर इंडिविजुअल सेगमेंट पे अपन डिस्कस करेंगे, जैसे डेवलपमेंट ऑफ टीलेनसिफेलॉन, डेवलपमेंट ऑफ डायनसिफेलॉन, डेवलपमेंट ऑफ मेसेनसिफेलॉन, डेवलपमेंट ऑफ मेटेनसिफेलॉन, डेवलपमेंट ऑफ माइलेनसिफेलॉन। तो 5 पार्ट में इस डेवलपमेंट को अपन कवर करेंगे, इंडिविजुअल पार्ट को कवर करते हुए, और ये जो डेवलपमेंट है ये फिगर के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप। हाँ, अब फोर ब्रेन के अंदर 2 पार्ट डेवलप होंगे, एक तो टीलेनसिफेलॉन, एक डायनसिफेलॉन, और इन सब का इंडिविजुअल डेवलपमेंट कैसे होता है वो ग्राफिक डायग्राम के द्वारा मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो टीलेनसिफेलॉन है ये अग्र मस्तिष्क का सबसे पहला पार्ट है, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। अब टीलेनसिफेलॉन में क्या होगा कि इसका डिफरेंशिएशन जो है ये थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, क्योंकि टीलेनसिफेलॉन की जो लेटरल साइड की जो दीवारें हैं उनमें तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एंटीरियर पार्ट है उसके अंदर ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, इसलिए एंटीरियर पार्ट का जो डेवलपमेंट है वो बाद में स्टार्ट होगा। और लेटरल वेंट्रिकल्स रिटेन कनेक्शन विथ थर्ड वेंट्रिकल्स। लेटरल वेंट्रिकल जो होता है ये थर्ड वेंट्रिकल, ब्रेन की जो थर्ड कैविटी है उसके द्वारा, मोनरो के रंध्र के द्वारा ये आपस में कनेक्टेड रहती है, और गर्भावस्था के सेकेंड मंथ के दौरान, ड्यूरिंग सेकेंड मंथ, एक्सटेंशन इन क्रेनियल डायरेक्शन एंड फॉर्म्स द लैटिना टर्मिनलिस। अब चूंकि ब्रेन है उसके अंदर आगे जैसे मैंने बताया कि सिफेलिक एंड है, पीछे कॉडल एंड है, सिफेलिक एंड है वो क्रेनियल एंड भी कहलाता है।
तो इसका जो प्रोजेंसिफिलोन का टिबिलियनसिफिलोन जो भाग है, इसका क्रेनियल डायरेक्शंस के अंदर एक्सपेंशन होता है, एक तरह से एक्सटेंशन होता है। और इस एक्सटेंशन के दौरान इसमें 3 इंपॉर्टेंट कमीशर्स डेवलप होंगे। एक तो ऑप्टिक काइस्मा के रूप में, एक एंटीरियर कमीशर के रूप में, एक हिपोकैम्पल कमीशर के रूप में। यहाँ पर ये जो मैंने डायग्राम बताए, इसमें ये जो डायग्राम है ये तो क्रॉस सेक्शंस हैं डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेज में, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने। तो डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेज में ये तो क्रॉस सेक्शंस हैं। और ये लेटरल डायग्राम जैसे दिखाए हैं। तो पहले वाले डायग्राम में जैसे आपने देखा कि ब्रेन के अंदर जैसे 3 लोब जैसे बन गए हैं, फोर ब्रेन, मिडिल ब्रेन, हाइंड ब्रेन, और पीछे का छोटा सा पार्ट है वो स्पाइनल कॉर्ड में जैसे कन्वर्ट हो रहा है। उसके अंदर ऑप्टिक वेसाइकल जैसे बना है, ऑप्टिक कप जैसे स्ट्रक्चर्स बनी है। अब यहाँ पर और फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आगे का जो फोर ब्रेन वाले जो पार्ट है, इसके अंदर ये लेमिना टर्मिनलिस नामक स्ट्रक्चर है, ये डेवलप होती है। इसकी सरफेस पे ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है ये डेवलप होती है। इसकी जो छत होती है डोर्सल रूफ, इससे एक छोटा उहार निकलता है, इसको पीनियल इन्वेजिनेशंस बोलते हैं, पीनियल इवेजिनेशंस। इससे आगे चलकर पीनियल ग्लैंड बनेगी। क्यों? ब्रेन में 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है। एक तो हाइपोथैलेमस, जिसको आजकल मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। दूसरी पीनियल ग्लैंड, इसको एपिफाइसिस भी बोलते हैं। और पीनियल ग्लैंड है ये इवेजिनेशन से बनती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये इन्वेजिनेशन से बनती है। दोनों में फ़र्क है। पीनियल ग्लैंड फॉर्म्ड बाय इवेजिनेशन और पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर्म्ड बाय इन्वेजिनेशंस। अब इसके फर्दर डेवलपमेंट में आप देख रहे हो इसमें ये 3 कमीशर्स बन रहे हैं। एक तो ऑप्टिक काइस्मा, जिसको मैंने येलो कलर में इंडिकेट किया है। सेकंड इज एंटीरियर कमीशर, इसको मैंने ब्लू कलर में इंडिकेट किया है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट कमीशर है दैट इज हिपोकैम्पल कमीशर, इसको मैंने रेड कलर के अंदर इंडिकेट किया है। अब ये जो पार्ट है ये हाइपोफाइसिस में डेवलप हो रहा है। हाइपोफाइसिस है वो एक तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है। और ये जो पार्ट है ये पीनियल बॉडी के अंदर, पीनियल ग्लैंड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसका और आगे जो डेवलपमेंट होगा उसके अंदर आप देख रहे हो कॉर्पस कैलोसम नामक स्ट्रक्चर बन रही है। कॉर्पस कैलोसम है ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यूज है। ये ब्रेन के दोनों पार्ट को आपस में जोड़ने का काम करता है। कि अपनी बॉडी में बाइलेटरल सिमेट्री है। आपकी बॉडी के राइट पार्ट है वो ब्रेन के लेफ्ट पार्ट से कंट्रोल होंगे, बॉडी के लेफ्ट पार्ट है वो ब्रेन के राइट पार्ट से कन्वर्ट होंगे। तो ब्रेन भी एक्चुअल में लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, 2 ब्रेन है। और ये दोनों ब्रेन एकदम सिमेट्रिकल है, इसमें बिल्कुल भी रत्ती भर भी डिफरेंस नहीं है। अब कई बार मान लीजिए ब्रेन शिफ्ट हो गया, सपोज 1 mm 2 mm भी शिफ्ट हो गया, उसकी वजह से आपकी बॉडी की जो एक्टिविटी होती है, मोटर एक्टिविटी होती है वो पूर्णतः प्रभावित होती है। इसलिए ब्रेन के जो दोनों पार्ट हैं ये आपस में एक रिपट के जैसे स्ट्रक्चर के द्वारा, एक तरह के इंटरकनेक्टेड लिंकर के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। और ये रचना कहलाती है कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम का यहाँ पर डेवलपमेंट जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। सेप्टम ल्यूसिडम का डेवलपमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। और पीछे की तरफ इस लोब में पोस्टीरियर साइड में हैबिन्यूलर कमीशर ये डेवलप होता है, एक पोस्टीरियर कमीशर है ये डेवलप होता है। और घ्राण पिंड जो होते हैं, क्योंकि जो नाक से सूंघने से संबंधित जो गतिविधि है वो ऑल्फैक्टरी लोब के द्वारा ही कंट्रोल होती है। तो यहाँ पर ऑल्फैक्टरी बल्ब है वो डेवलप हो रहा है। अब इसके अंदर लेमिना टर्मिनलिस इज कनेक्टेड टू द रूफ ऑफ द डायनसेफेलॉन। तो लेमिना टर्मिनलिस जो होता है वो डायनसेफेलॉन के द्वारा कनेक्टेड है। यहाँ पर सेरिब्रल हेमिस्फीयर का लगातार एक्सपेंशन चलता रहता है। कॉर्पस स्ट्रिएटम की फॉर्मेशन प्रारंभ हो जाती है। हिपोकैम्पस में डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। और बचे जो प्रिमोडियम है, रेस्टिंग प्रिमोडियम, इनसे आगे चलकर नियोपेलियम की फॉर्मेशन होती है। एपेंडाइमल लेयर जो होती है ये आगे चलकर कोरोइड प्लेक्सस का निर्माण करती है। अभी मैंने बताया कि ब्रेन के अंदर 2 कोरोइड प्लेक्सस होते हैं, एक तो एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस, एक पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस। तो ब्रेन में जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जो फॉर्मेशन है वो इन रक्त जालकों के द्वारा होती है, कोरोइड प्लेक्सस के द्वारा होती है। और कोरोइड प्लेक्सस की जो फॉर्मेशन है वो एपेंडाइमल लेयर्स के द्वारा होती है। अब इस टिलेनसेफेलॉन के अंदर 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। एक तो कॉर्पस स्ट्रिएटम, सेकेंड इज हिपोकैम्पल कॉर्टेक्स,
थर्ड पार्ट है इसके अंदर नियोपेलियम। अब यहाँ पर क्या होगा, कॉर्पस स्ट्रिएटम जो होती है इससे दो तरह के न्यूक्लियस बनेंगे, एक तो कॉर्डेट न्यूक्लियस, एक लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, और ये दोनों न्यूक्लियस आपस में एक डिमार्केशंस के द्वारा सेपरेट है। अब यहाँ पर न्यूक्लियस का मतलब ये नहीं है कि केंद्रक है, सेल में जो केंद्रक होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस शब्द है ये एक्चुअल में नर्व सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। जिस तरह आपके हाइपोथैलेमस में आपने पढ़ा होगा PVN पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, एक SON सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, तो ये न्यूक्लियाई एक्चुअल में क्या है, ये नर्व सेल्स का एग्रीगेशन है, और आगे चलकर ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स का सिक्रेशन करती है, न्यूरो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। तो यहाँ पर ये कॉर्डेट न्यूक्लियस बनेगा और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस बनेगा। प्रारंभ में ये कॉर्डेट न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ये दोनों एक दूसरे से एक फाइब्रस टिश्यूज के द्वारा ये एक दूसरे से आइसोलेट हैं, सेपरेट हैं। अब आगे चलकर लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो होता है ये पुटामेन में डिवाइड होता है, एक ग्लोबस पैलिडस में डिवाइड होता है और क्लॉस्ट्रम में डिवाइड होता है। तो ये 3 डिवीजन इसके बनेंगे, और ये इस डायग्राम में आप देख रहे हो ये क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन के अंदर ये जैसे ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क दिखा है, इसको कॉरोइड प्लेक्सस का नाम दिया है। ये कॉर्डेट न्यूक्लियस ब्लू कलर में जो मैंने रिप्रेजेंट किया है, और रेड कलर में जो है ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, और इन दोनों बीच में आप देख रहे हो इंटरनल कैप्सूल्स हैं। तो कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस ये दोनों इस इंटरनल कैप्सूल्स के द्वारा एक दूसरे से सेपरेट हैं। अब आगे जब चलेंगे तो ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो होता है ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया, आप देख रहे हो। इसके अंदर ये ग्रीन कलर में ग्लोबस पैलिडस, दिस इज, ब्लू कलर में पुटामेन, और येलो कलर में क्लॉस्ट्रम। कॉर्डेट न्यूक्लियस है वो एज इट रहेगा, और इसके अलावा इसमें ब्रेन के पीछे वाले पार्ट में भी कोएप्लेक्सस की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो पार्ट है ये तो अग्र रक्त जालक, एंटीरियर कॉरोइड प्लेक्सस के नाम से जाना जाएगा। ये जो पार्ट है ये पश्च रक्त जालक, पोस्टीरियर कॉरोइड प्लेक्सस के नाम से जाना जाएगा। अब चलते हैं इनकी ब्रेन कैविटीज़ में क्या क्या चेंजिंग होती है। तो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि ब्रेन के अंदर जैसे 4 वेंट्रिकल्स हैं, फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकेंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। सेकेंड और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में मोनरो का रंध्र है, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल भी इसमें एक्विडक्ट ऑफ सिलियस प्रेजेंट है। अब जो जो डेवलपमेंट होगा, कुछ ब्रेन कैविटीज़ हैं वो तो एनलार्ज हो जाती है, कुछ ब्रेन कैविटी ऐसी हैं जो धीरे धीरे रिड्यूस्ड हो जाती है। अब इन क्रॉस सेक्शंस में आप देख रहे हो, ये पर्टिकुलरली थर्ड वेंट्रिकल पे जैसे फोकस है सारे डायग्राम। अब आप देख रहे हो इनिशियल स्टेज में थर्ड वेंट्रिकल काफ़ी डेवलप्ड है, और लेटरल साइड में इसके अंदर एक्सपेंशन है, लेटरल वेंट्रिकल्स ये एपेंडाइमल लेयर के द्वारा सराउंडेड हैं। इसके बाद इंटरमीडिएट लेयर है, इसके बाद मार्जिनल लेयर है, और ये वेंट्रल सरफेस पर, एंटीरो वेंट्रल सरफेस पर ऑल्फैक्टरी पिट डेवलप हो रहा है, जहाँ आगे चलकर ऑप्टिक ऑल्फैक्टरी लोब बनेंगे, ऑल्फैक्टरी स्टॉक बनेगा। अब तीसरे महीने में आप देख रहे हो इसके अंदर, आप देख रहे हो ये इस पार्ट के अंदर इन्वेजिनेशन और होता है, इसको बोलते हैं कॉर्डियल इन्वेजिनेशन। अब कॉर्डियल इन्वेजिनेशन जब होगा तो ये इस कैविटी का जो आकार है वो हार्ट शेप हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ये ट्राई रेडिएट कैविटी है, इसके अंदर 3 जैसे लोब हैं। अब ये जो कैविटी है ये हार्ट शेप जैसे डेवलप होगी, और जब आगे चलेंगे इसके अंदर ये कॉरोइड प्लेक्सस बन गए, लेटरल वेंट्रिकल है इसका और ज़्यादा एक्सपेंशन हो जाएगा, और थर्ड वेंट्रिकल और इसके बीच में ये आगे चलकर ये मोनरो का रंध्र यहाँ पर डेवलप होगा, मोनरो का रंध्र, और हिपोकैम्पस यहाँ पर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और इस क्रॉस सेक्शंस में आप देख रहे हो कि थर्ड वेंट्रिकल जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड हो गया है, रक्त जालक हैं वो बन गए हैं, कॉर्डेट न्यूक्लियाई बन गई है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई बन गई है। आगे चलकर लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई होती है वो 3 न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड हो जाएगी, ग्लोबस पैलिडस के रूप में, पुटामेन के रूप में, और क्लॉस्ट्रम के रूप में। और यहाँ पर रक्त जालक जो होते हैं ये दोनों बन जाते हैं। अब इसका जो सेकंड जो पार्ट है इसके अंदर हिपोकैम्पल कॉर्टेक्स, हिपोकैम्पल कॉर्टेक्स है ये गर्भावस्था के चौथे महीने में डेवलप होता है, और चौथे महीने में ऑल्फैक्टरी लोब है ये डेवलप हो जाता है। ऑल्फैक्टरी लोब के 2 पार्ट बनेंगे, एक तो ऑल्फैक्टरी बल्ब और एक ऑल्फैक्टरी स्टॉक। तो ब्रेन का आगे वाला जो भाग है अग्र मस्तिष्क जो होता है उससे ऑल्फैक्टरी बल्ब है वो तो बाहर निकला रहेगा प्रोट्यूड के रूप में,
लेकिन ऑल्फैक्टरी स्टॉक जो होता है वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के द्वारा ढका रहता है, वो ऊपर से दिखाई नहीं देता है, वेल्टर सरफेस से ज़रूर दिखाई देता है। तो ऑल्फैक्टरी लोब यहाँ पर डेवलप हो जाता है और इसके बाद में फिर नियोपेलियम का डेवलपमेंट होगा। और नियोपेलियम जो है ये गर्भावस्था के 7वें महीने में डेवलप होता है। और 7वें महीने में क्या होगा कि न्यूरॉन की 6 लेयर ब्रेन के ऊपर बन जाती है, क्योंकि अपना ब्रेन है वो करोड़ों सेल्स का बना हुआ है। जितनी ब्रेन में सेल्स जन्म के समय होती है उतनी ही सेल आदमी जब मरता है उस समय रहती है। तो ब्रेन की जो सरफेस वाला जो पार्ट है जिसको नियोकॉर्टेक्स अपन बोलते हैं, उस नियोकॉर्टेक्स में नर्व सेल्स की 6 स्ट्रेटिफाइड लेयर, एक के ऊपर एक लेयर जो होती है वो धीरे धीरे डेवलप होती है। इन लेयर के डेवलपमेंट से ब्रेन का जो परिधि वाला जो भाग है वो नियोकॉर्टेक्स के नाम से जाना जाएगा। बीच वाला जो पार्ट है वो मेडुला होता है, एक तरह से लिम्बिक सिस्टम के रूप में काम करता है। और जितनी भी इमोशंस होती है, सपने होते हैं, प्लानिंग होती है, वो इस लिम्बिक सिस्टम के कारण होती है। तो कई बार आदमी भावनाओं में बहता है, भावनाओं में तैरता है, अलग अलग इमेजिनेशंस करता है, ये लिम्बिक सिस्टम के कारण होती है। तो यहाँ पर 7वें महीने में क्या होगा, इसके अंदर ब्रेन जो होता है इसके अंदर अलग अलग लोब बन जाएंगे। जैसे आगे फ्रंटल लोब, उसके पीछे टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। और इन लोब का जो नॉमेनक्लेचर जो है वो एक्चुअल में कपाल में जो हड्डियाँ होती है उनकी बेसिस पे होता है, क्योंकि अपने खोपड़ी के अंदर जैसे फ्रंटल बोन है, टेम्पोरल बोन है, पैराइटल बोन है, ऑक्सीपिटल बोन है। तो जिस हड्डी के नीचे ब्रेन का जो पार्ट होता है उसको उसी नाम से जाना जाता है। तो फ्रंटल लोब है, इसके ऊपर फ्रंटल बोन होगी, टेम्पोरल लोब है, इसके ऊपर टेम्पोरल बोन होगी, पैराइटल लोब है, इसके ऊपर पैराइटल बोन होगी, ऑक्सीपिटल लोब है, इसके ऊपर ऑक्सीपिटल बोन होगी। तो ब्रेन की हड्डियों का नामकरण और ब्रेन के लोब का नामकरण ये आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं। और दो लोब के बीच में जो गहरी खांच जो होती है इसको सलकाई के नाम से या फीसर के नाम से जाना जाता है। तो ब्रेन के अंदर आप ब्रेन का डिसेक्शन यदि आप करो, फ्रॉग का जैसे करो, रैबिट का करो, तो इसमें देखोगे अपने बहुत गहरी खांच है वो दिखाई देती है। तो खांच जो होती है ये फीसर के नाम से, सल्कस के नाम से जानी जाती है। सलकाई गहराई तो पूरे ब्रेन में होती है, पूरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। जितनी ज़्यादा गहराई और सलकाई होगी वो एनिमल उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, उतना ही ज़्यादा जीनियस होता है, उतनी ज़्यादा उसकी मेमोरी होती है। और ब्रेन में जो लोब है उसके बीच में ये सल्कस जो होती है ये पाई जाती है। तो जिसके अंदर और इस तरह ये ब्रेन का फर्स्ट पार्ट टीलेनसेफेलॉन है, ये डेवलप होता है। और ये फाइनल स्टेज है 7वें महीने में। 7वें महीने में इससे टीलेनसेफेलॉन की लेटरल साइड का जैसे क्रॉस सेक्शन दिखाया है। तो इस लेटरल साइड में आप देख रहे हो कॉर्डेट न्यूक्लियस है वो डेवलप हो गया है, कॉर्पस सिस्ट्रिएटम डेवलप हो गया है, कॉर्पस कैलोसम जो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट को आपस में जॉइंट करने का काम करता है, वो डेवलप हो गया है। कॉर्डेट न्यूक्लियस की टेल है वो यहाँ पर डेवलप हो गई है। और एमिग्डेलॉइड न्यूक्लियस है ये डेवलप हो गया है। तो ये इस तरह ब्रेन का फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट टीलेनसेफेलॉन का डेवलपमेंट। अब इसके बाद में डायनसेफेलॉन का डेवलपमेंट कैसे होगा वो अपन चर्चा करेंगे। डायनसेफेलॉन के बाद में मेजेनसेफेलॉन, फिर मेटेनसेफेलॉन, माइलेनसेफेलॉन। तो पूरा जो डेवलपमेंट है ये विथ फ्लो चार्ट और विथ एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम्स के द्वारा मैं आपसे शेयर करूँगा। हाँ, अब टीलेनसेफेलॉन के बाद में ब्रेन का सेकंड जो पार्ट है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन जो होता है इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। एक तो इसके अंदर है एपिथैलेमस, सेकंड पार्ट है इसके अंदर थैलेमस, और तीसरा पार्ट है इसके अंदर हाइपोथैलेमस। इस फिगर में आप देख रहे हो ये ब्रेन का लेटरल साइड का जस्ट फिगर है। इसके अंदर ये जो पार्ट है ये थैलेमस वाला पार्ट है। थैलेमस के ऊपर का जो भाग है एपिथैलेमस है, थैलेमस के नीचे का जो भाग है ये हाइपोथैलेमस है। अब आपको जैसे मालूम होगा कि एपिथैलेमस जो होता है ये पीनियल ग्लैंड के डेवलपमेंट से संबंधित है, जबकि हाइपोथैलेमस है ये अपने आप में खुद में एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और बॉडी के अंदर मास्टर ग्लैंड के रूप में भी इसको आजकल मानते हैं। और हाइपोथैलेमस का जो बेसल पार्ट जो होता है इससे हाइपोफाइसिस बनती है। हाइपोफाइसिस है ये एक तरह की पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो इस डायनसेफेलॉन के 3 मुख्य रचनाएं हो गई है, एपिथैलेमस, थैलेमस
और हाइपोथैलेमस। इनके जो मेन जो कंपोनेंट्स है, मेन जो समरी के रूप में आप मान के चलो, एपिथैलेमस में क्या होगा कि एपिथैलेमस में जो इंटरमीडिएट लेयर जो होती है, इनकी कोशिकाओं से हैबीन्यूलर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती है। और ये मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर न्यूक्लियाई का मतलब केंद्रक नहीं है, न्यूक्लियाई मीन्स ये नर्व सेल्स हैं, और ये हैबीन्यूलर न्यूक्लियाई जो होती है ये एपिफाइसिस की रूप के ऊपर, यानी एपिफाइसिस की डॉर्सल सरफेस जो होती है उसमें जाके ये स्थापित हो जाती है, और इन्हीं कोशिकाओं से आगे चलकर ये पीनियल ग्लैंड जो है वो बनती है। और पीनियल ग्लैंड है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन साबित करती है जिसको मेलाटोनिन के नाम से जाना जाता है, और आजकल काफ़ी ड्रास्टिक रिसर्च इस पीनियल ग्लैंड के ऊपर चल रही है। तो एक रामबाण मेडिसिन के रूप में इन मेलाटोनिन हार्मोन्स का आजकल यूज़ किया जाता है। अब सेकंड जो पार्ट है थैलेमस, थैलेमस के भी दो भाग होंगे। इसका वेंट्रल पार्ट वेंट्रल थैलेमस कहलाता है, इसकी पृष्ठ सतह का जो भाग है ये डोर्सल थैलेमस कहलाता है। अब वेंट्रल थैलेमस और डोर्सल थैलेमस, इन दोनों के कोलैबोरेशन से एक न्यूक्लियर मास की फॉर्मेशन होगी, यानी दोनों की सेल के एकत्रित होने से, दोनों की सेल्स के क्लब होने से न्यूक्लियर मास की फॉर्मेशन होती है। और ये जो न्यूक्लियर मास वाला जो पार्ट है ये एक तरह से उद्दीपन के लिए रिले सेंटर का काम करता है। और रिले सेंटर में क्या होगा, इस थैलेमस का जो पश्च वाला जो भाग होता है उससे एक तो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी बनती है, एक मीडियल जेनिकुलेट बॉडी बनती है। तो ये इसका बीच वाला पार्ट है थैलेमस। इसका ऊपर वाला भाग डोर्सल पार्ट हो गया, नीचे वाला पार्ट वेंट्रल पार्ट हो गया। डोर्सल और वेंट्रल पार्ट के मिलने से न्यूक्लियर मासेस बनते हैं, और ये न्यूक्लियर मासेस जो होते हैं वो उद्दीपन के एक तरह से प्रेषण केंद्र का, एक तरह से रिले सेंटर का ये कार्य करते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है ये इसका वेंट्रल सरफेस का पार्ट है, जो आप मान के चलो। और हाइपोथैलेमस जो होता है ये इसमें हाइपोथैलेमिक सल्कस के द्वारा ये एक तरह से डिमार्केट होता है, और इसके अंदर तीन मेन डेरिवेटिव्स बनते हैं इसमें। एक तो ऑप्टिक कायस्मा, दिस वन। सेकंड है इसके अंदर इनफंडिबुलम, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का ही एक पार्ट होता है। और तीसरी जो रचना है इसमें दैट इज मैमिलरी बॉडी। अब ये ऑप्टिक कायस्मा जो है, अब चूंकि अपने ह्यूमन के अंदर जैसे ऑप्टिक लोब है, दो लेफ्ट साइड में दो राइट साइड में, इसलिए उसको कलेक्टिवली कई बार कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के नाम से भी जैसे जाना जाता है। तो ये जो ऑप्टिक कायस्मा है ये लेफ्ट साइड की आंखों से जो नर्व ट्रैक जाएगा, राइट साइड की आंखों से जो नर्व ट्रैक जाएगा, इन दोनों की क्रॉसिंग हो जाती है, और क्रॉसिंग होने के कारण इस क्रॉस बिंदु को ऑप्टिक कायस्मा के नाम से जाना जाता है। और इनफंडिबुलम जो है ये एक्चुअल में पिट्यूटरी ग्लैंड का ही पार्ट है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड में हिस्टोलॉजिकली आप देखो तो उसमें एंटीरियर लोब होता है जिसको एडिनोहाइफाइसिस बोलते हैं, पोस्टीरियर लोब होता है उसको न्यूरोहाइफाइसिस बोलते हैं, और इसके अंदर टोटल 6 फिर सब लोब और होते हैं, जिसमें पार्स डिस्टलिस है, पार्स इंटरमीडिया है, पार्स नर्वोसा है, मीडियन एमिनेंस है, इनफंडिबुलम है। और इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो रात के स्पॉज के द्वारा होती है। आगे चलकर ये सेला टर्सिका नामक गड्ढे के अंदर एक छोटी कैविटी होती है, उसके अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड एस्टेब्लिश हो जाती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड का वजन बहुत कम है, मुश्किल से 5 या 6 ग्राम वजन होता है, लेकिन पूरी बॉडी की हार्मोनल फिजियोलॉजी जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा ही कंट्रोल होती है। पहले इसको मास्टर ग्लैंड के रूप में भी मानते थे, लेकिन हाइपोथैलेमस की रिसर्च के बाद में आजकल हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को बैंड मास्टर, ऑर्केस्ट्रा ऑफ बैंड मास्टर के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में, ब्रेन का थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि मिडिल ब्रेन जिसको अपन बोलेंगे, डेवलपमेंट ऑफ मेसेनसेफेलॉन। अब मध्य मस्तिष्क जो होता है, मिडिल ब्रेन जो होता है, इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट रचनाएं होती है। एक तो टेगुमेंटम, सेकंड स्ट्रक्चर है इसके अंदर टेक्टम, और तीसरी स्ट्रक्चर है इसमें सेरिब्रल पिडंकल। अब इसमें टेगुमेंटम जो होगा, टेगुमेंटम में क्या है, गर्भावस्था के पहले मंथ में, फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, बेसल प्लेट जो है मोटी हो जाती है। इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ये मैंने लेफ्ट साइड का डायग्राम दिया है, ये डेवलपमेंट सिमेट्रिकल है, क्रॉस सेक्शन है ये ब्रेन का। तो ये मान के चलो ये लेफ्ट पार्ट है, ऐसा कैसा है राइट पार्ट है,
तो सिमेट्रिकल पार्ट है, केवल आधे भाग को मैंने डायग्राम के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये दो प्लेट है, इसमें बेसल प्लेट, एलर प्लेट, और इन दोनों के बीच में ये छोटी खांच है जिसको सल्कस लिमिटेंस के नाम से जाना जाता है। तो प्रेगनेंसी के पहले मंथ में क्या होगा, बेसल प्लेट जो होती है ये थोड़ी मोटी हो जाती है। अब बेसल प्लेट जब मोटी होगी तो सेकंड मंथ के दौरान क्या होगा, प्रेगनेंसी के सेकंड मंथ के दौरान इस बेसल प्लेट से सोमेटिक इफरेंट न्यूक्लियाई बनती है। कौन कौन सी, थर्ड क्रेनियल नर्व और फोर्थ क्रेनियल नर्व, तीसरी कपाल तंत्रिका और चौथे नंबर के कपाल तंत्रिका, इन दोनों की सोमेटिक इफरेंट न्यूक्लियाई जो होती है वो इसके द्वारा उत्पन्न होती है। अब सेकंड जो पार्ट है इसके अंदर टेक्टम। अब टेक्टम की जो फॉर्मेशन होगी ये एलर प्लेट से होती है। एलर प्लेट जो है ये मोटी होगी, पहले बेसल प्लेट मोटी होती है, इसके बाद एलर प्लेट मोटी होती है, और एलर प्लेट के मोटी होने के बाद में दो कॉलिकुलर प्लेटें बनती है, और ये कॉलिकुलर प्लेट जो होती है ये फिर 4 प्लेट में डिवाइड हो जाती है, जिसमें 2 प्लेट लेफ्ट साइड में, 2 प्लेट राइट साइड में, और इन 4 प्लेट में 2 तो कहलाती है सुपीरियर कॉलिकुलाई, 2 कहलाती है इन्फीरियर कॉलिकुलाई। यहाँ पर आप येलो कलर में आप देख रहे हो ये सुपीरियर कॉलिकुलाई, ये इन्फीरियर कॉलिकुलाई। तो 2 कॉलिकुलाई इधर है, 2 कॉलिकुलाई इसके राइट साइड के पार्ट में। तो संख्या इनकी टोटल 4 होती है, और 4 संख्या होने के कारण इनको कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना के नाम से जाना जाता है। मेंढक में जैसे 2 ही होती है तो वहाँ पर इसको कॉर्पोरा बाइजेमिना बोलते हैं। मैमल्स के केस में इनकी संख्या 4 होती है, इसलिए इसको कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना के नाम से जाना जाता है। अब इसका तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज सेरिब्रल पेडंकल। सेरिब्रल पेडंकल में क्या होगा, इट कंसिस्ट नर्व फाइबर्स ऑफ टेगुमेंटम। तो टेगुमेंटम से जो तंत्रिकाओं के जो तंतु आते हैं, नर्व फाइबर आते हैं, वो इस पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट कंटेन नर्व फाइबर्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स न्यूक्लियाई। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो ऊपर वाला जो पार्ट है जिसको नियोकॉर्टेक्स या सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है, उन सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तंत्रिकाओं के जो फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, वो इस रीजन के अंदर पाए जाते हैं। ड्यू टू बल्गेज ऑफ मीजोसील रिड्यूस्ड, बल्गेज के कारण, अतिवृद्धि के कारण मध्य मस्तिष्क की जो कैविटी होती है, वेंट्रिकल होती है जिसको मीजोसील बोलते हैं, वो रिड्यूस हो जाती है, हाशित हो जाती है, और हाशित होने के कारण थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल, इन दोनों बीच में एक बहुत ही सूक्ष्म कैनाल रह जाएगी जिसको एक्विडक्ट ऑफ सिलियस के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर आप देख रहे हो ये सक्सेसिव डेवलपमेंट जैसे दिखाया है। इसके अंदर एलर प्लेट, बेसल प्लेट, ये दोनों सल्कस लिमिटेंस के द्वारा सेपरेट है। इसके बाद में बेसल प्लेट है वो मोटी होगी, उसके बाद में एलर प्लेट है वो मोटी होती है, और एलर प्लेट है वो सुपीरियर कॉलिकुलाई, इन्फीरियर कॉलिकुलाई में डिवाइड हो जाएगी। इनकी संख्या 4 बनेगी, 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई, एक सुपीरियर कॉलिकुलाई लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, इसी तरह एक इन्फीरियर कॉलिकुलाई लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। तो टोटल संख्या 4 होने के कारण इसको कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना के नाम से जाना जाता है। और ऑप्टिक लॉब जो जो डेवलप होंगे, इसकी जो कैनाल होती है वो सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने के कारण एक बहुत ही सूक्ष्म कैनाल है वो रह जाती है जिसको एक्विडक्ट ऑफ सिलियस के नाम से जानी जाती है, जो कि थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को आपस में जोड़ने का काम करती है। अब फोरब्रेन के 2 पार्ट हो गए, टीलेंसिफेलोन, डायल्सिफेलोन। मिडेंसिफेलोन का एक ही पार्ट है, मिडेंसिफेलोन। अब इसके बाद में पश्च मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन जो होता है, उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट रचनाएं होती है। एक तो मेटेंसिफेलोन जिसको सेरिबेलम भी बोलते हैं, और माइलेंसिफेलोन जिसको मेडुला ऑब्लोंगेटा भी बोलते हैं। अब अपन चलते हैं ब्रेन के थर्ड पार्ट, हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन के अंदर 2 इंपॉर्टेंट रचनाएं होती है। एक तो मेटेंसिफेलोन जिसको सेरिबेलम के नाम से जाना जाता है, और लास्ट पार्ट इसमें माइलेंसिफेलोन जिसको मेडुला ऑब्लोंगेटा के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों के डेवलपमेंट की जो मेन जो करेक्टरिस्टिक्स है उस पर मैं चर्चा करूँगा। अब जो मेटेंसिफेलोन जो है यानी सेरिबेलम, इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो डेवलप होती है। एक तो टेगमेंटम, सेकंड स्ट्रक्चर इसमें बनती है सेरिबेलम, और तीसरी इंपॉर्टेंट रचना इसके अंदर बनती है पॉन्स वेरुलाई। अब टेगमेंटम में क्या होगा, टेगमेंटम में सबसे पहले जो एलर प्लेट और बेसल प्लेट जो होती है ये सल्कस लिमिटेंस के द्वारा सेपरेट रहती है।
यहाँ पर वो सेम फिगर है जो इससे पहले जो डायग्राम मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये बेसल प्लेट, ये एलर प्लेट, और इस दोनों के बीच में ये जो खांच है, ये खांच सल्कस लिमिटेंस के नाम से जानी जाती है। अब इसमें क्या होगा कि लेटरल साइड जो होती है वो उसके अंदर एनलार्जमेंट होता है, और लेटरल साइड में जब वृद्धि होती है तो ये डायमंड शेप हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है लेटरल साइड, ये आप देख रहे हैं इसके अंदर ओवरग्रोथ हो रही है, ओवरग्रोथ होने से ये डायमंड शेप हो गई या बड के जैसी रचना बन गई या लोबोस टाइप की स्ट्रक्चर बन गई। अब इसके बाद में क्या होगा कि फोर्थ वेंट्रिकल का जो फर्श जो होता है, फ्लोर जो होता है, उससे रोम्बॉइड फोसा नामक रचना की फॉर्मेशन होती है। तो इसका जो बेसल पार्ट है, आधारीय भाग है, उससे रोम्बॉइड फोसा की फॉर्मेशंस होती है। सेकंड जो पार्ट है इसमें सेरिबेलम। अब सेरिबेलम में क्या होगा कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एलर प्लेट फॉर्म रोम्बिक लिप। तो यहाँ पर जो एलर प्लेट जो है, इस एलर प्लेट के द्वारा रोम्बिक लिप की फॉर्मेशंस होती है, ये वाला पार्ट। अब गर्भावस्था के सेकंड मंथ के दौरान, ड्यूरिंग सेकंड मंथ, सेरिब्रल प्लेट है वो थोड़ी मोटी हो जाती है। सेरिब्रल प्लेट मोटी होने के कारण इसके अंदर अतिवृद्धि बनेगी, बल्गेज होगी, और ये अतिवृद्धि चौथी वेंट्रिकल के अंदर, यानी ब्रेन की जो चौथी जो कैविटी है उसके अंदर ये बल्गेज की कैविटी होती है, और ये आपस में जॉइंट होकर फिर डंबल की आकृति के सेरिबेलम के निर्माण करते हैं। अभी सेरिबेलम में आगे चलकर 3 इसमें ओवरलैप्ड पिंडों की फॉर्मेशन होगी। तो बेसिकली जो सेरिबेलम है वो 3 पिंडों का बना होता है, जिसमें एक तो बीच के अंदर होता है जिसको सेंट्रल लोब भी बोलते हैं अपन, उसकी संख्या तो 1 होती है, और साइड के अंदर 2-2 लोब इसके अंदर और बनते हैं। तो कुल लगे 5 पिंड इसके अंदर बनते हैं, और पांचों पिंड जो है एक दूसरे से ओवरलैप है, अतिव्यापित हैं। अब ये पांचों पिंड इसके अंदर कौन से होंगे? 3 टाइप के होंगे। एक तो फ्लोकुलर लोब, सेकंड इसके अंदर होता है पैलियोसेरिबेलम, और तीसरा इसके अंदर होता है नियोसेरिबेलम। अब इन तीनों पिंडों के बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर जो फ्लोकुलर लोब होता है ये बॉडी में संतुलन बनाने का काम करता है, इक्विलिब्रियम है। जैसे आप डांस कर रहे हैं, हाथ छोड़ के साइकिल चला रहे हैं, या कोई रस्सी बंदी है, उस रस्सी के ऊपर जैसे आप शो कर रहे हैं चलने का, तो बैलेंस से संबंधित जितनी भी एक्टिविटी होती है वो फ्लोकुलर लोब के द्वारा कंट्रोल होती है। पैलियोसेरिबेलम जो लोब होता है ये शरीर के पोस्चर को कंट्रोल करता है, यानी आदमी उठ रहा है, बैठ रहा है, तो शरीर का जो पोस्चर है, चलने का जो ढंग है, बॉडी का गेस्चर है, पोस्चर है, उसको ये कंट्रोल करता है। और नियोसेरिबेलम जो होता है ये कोऑर्डिनेशंस का काम करता है। कोऑर्डिनेशन किसके बीच में? ब्रेन और मसल्स के बीच में, क्योंकि नर्व से जैसे इम्पल्स आती है और ये इम्पल्स से मांसपेशियों को जैसे प्रोपेगेट होती है, और नर्व और मसल्स के बीच में न्यूरोमस्कुलर सिनेप्स पाया जाता है, वहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो सिक्रीट होते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर्स के कारण मसल्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और मसल्स की जो गतिविधियाँ हैं वो संपादित होती है। और इसका जो तीसरा जो पार्ट है पोंस वेरोलाई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है सेरिबेलम का। पोंस वेरोलाई में क्या होगा? एलर प्लेट जो होती है, दिस वन नीले रंग में जो मैंने रिप्रेजेंट करी है, इस एलर प्लेट से न्यूक्लियस सेपरेट होगी, और एलर प्लेट की जो न्यूक्लियाई होती है ये पोंस वेरोलाई के बेसल पार्ट में जाकर एकत्रित हो जाती है, और इन सेल्स के एकत्रित होने से ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स से इम्पल्स को रिसीव करती है, और इन इम्पल्स को फिर सेरिबेलर कॉर्टेक्स के अंदर ये प्रोपेगेट करती है। तो ये जो पार्ट है एक तरह से ये रिले सेंटर का काम कर रहा है। रिले सेंटर किसके बीच में? सेरिब्रल हेमिस्फीयर की कॉर्टेक्स और सेरिबेलम की कॉर्टेक्स। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो तो अग्र मस्तिष्क का भाग है, और सेरिबेलम जो है ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। तो अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में जो इम्पल्स का जो प्रोपेगेशन होता है वो प्रोपेगेशन इस एरिया के थ्रू प्रोपेगेट होता है, इसलिए एक तरह से ये रिले सेंटर के रूप में काम करती है। अब इसका ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है, दैट इज माइलिन सिफिलोन। अब माइलिन सिफिलोन में क्या होगा? कोई विशेष तरह का डेवलपमेंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एक्सटेंशन की गतिविधियाँ हैं वो देखी जाएगी, प्रसार की जो गतिविधियाँ हैं, तो एक्सटेंशन यहाँ पर इस पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। अब 2 तरह के एक्सटेंशन इस हाइंड ब्रेन के अंदर में, इस माइलिन सिफिलोन के अंदर संपादित होते हैं। एक तो लेटरल एक्सटेंशन ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल,
ब्रेन की जो चौथी जो कैविटी है फोर्थ वेंट्रिकल, उसके अंदर पार्श्व के अंदर प्रसार होता है। और सेकंड जो है इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ एलर एंड बेसल प्लेट न्यूक्लियाई, एलर और बेसल प्लेट की न्यूक्लियाई की यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। तो दो इंपॉर्टेंट चेंज इस माइलेनसेफेलॉन के अंदर देखने को मिलेंगे। अब फोर्थ वेंट्रिकल का जो लेटरल एक्सटेंशन होगा, इसमें क्या होगा, लेटरल एक्सटेंशन रूपलेट स्टेज। अब फोर्थ वेंट्रिकल जब पार्श्व में जब वृद्धि करता है, पार्श्व में जब एक्सपेंड होता है, तो फोर्थ वेंट्रिकल की ऊपर की जो डोर्सल सरफेस, जिसको छत का नाम यहाँ पर दे रहे हैं, वो क्या हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, उसके अंदर टेंशन आ जाता है, एक तरह से चपटी रचना के रूप में वो कन्वर्ट हो जाती है। और इस स्ट्रेचिंग के कारण फोर्थ वेंट्रिकल में पतली एपेंडाइमल लेयर्स बनती है, पतली एपेंडाइमल लेयर्स बनती है। और इसके बाद में ये टीला कॉर्डिया का निर्माण करते हैं। इन टीला कॉर्डिया का इस फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर इन्वेजिनेशन होता है, अंतर्वलन होता है, और इस इन्वेजिनेशन के कारण ये रक्त जालक बनता है, कोरोइड प्लेक्सस। तो यहाँ पर मेडुला ऑब्लांगेटा में जो कोरोइड प्लेक्सस है, ये पश्च रक्त जालक के नाम से जाना जाता है, पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस के नाम से जाना जाता है। और ये आप ध्यान रखें, कोरोइड शब्द जहाँ भी आ रहा है, इट मीन्स वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है। और ब्रेन में दो रक्त जालक पाए जाते हैं, एक तो एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस और एक पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस। और ये प्लेक्सस जो होते हैं, ये सीएसएफ की फॉर्मेशंस के साथ रिलेटेड होते हैं। और सेकंड जो चेंजिंग होगी इसके अंदर, उसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एलर एंड बेसल प्लेट न्यूक्लियाई। अब ये न्यूक्लियाई कैसे बनती है, सबसे पहले क्या होगा, लेटरल वॉल ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल शोज एलर एंड बेसल प्लेट। तो पार्श्व साइड में क्या होगा, एलर प्लेट और बेसल प्लेट है, वो डेवलप होती है। इनकी सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन एक्यूमुलेट टू फॉर्म न्यूक्लियस। इनकी सेल बॉडीज के एकत्रित होने से न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती है या न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है। अब इसमें बेसल प्लेट जो होती है, बेसल प्लेट के द्वारा, अब ये ध्यान रखना, 9th नंबर, 10th नंबर, 11th नंबर और 12th नंबर, क्योंकि जितने भी मैमल्स होते हैं उसमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ होती है, क्रेनियल नर्व होती है। और इस क्रेनियल नर्व में 9th, 10th, 11th, 12th इनकी न्यूक्लियाई जो होती है वो इन बेसल प्लेट की सेल्स के द्वारा बनती है। और एलर प्लेट जो होती है, एलर प्लेट जो है वो 7वें नंबर की तंत्रिका, 9वें नंबर की तंत्रिका और 10वें नंबर की तंत्रिका, इनके लिए सेंसोरी कनेक्शंस हैं वो प्रोवाइड करती है। और लास्ट में क्या होगा, इसके नॉन नर्वस फर्श का निर्माण होगा, जिसको मीडियन रेफे के नाम से जाना जाता है। और ये एक कॉमन फिगर के रूप में, इसमें बायलैटरल फिगर मैंने दिखाया है, वहाँ पर तो केवल मैंने आधा भाग ही दिखाया लेफ्ट साइड का, यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड दोनों पार्ट आप इस डायग्राम में आप देख रहे हो। और ये पश्च रक्त जालक है, पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस। लेटरल साइड में आप देख रहे हो विसरल एफरेंट न्यूक्लियाई, इधर भी एफरेंट न्यूक्लियाई है, इधर भी एफरेंट न्यूक्लियाई है। और ये जो रेड कलर में जो रचनाएं हैं वो बेसल प्लेट से बन रही है, नीले कलर की जो रचनाएं हैं वो एरल प्लेट से बन रही है। अब इसके अंदर आप देख रहे हो, ये जो फर्स्ट जो है न्यूक्लियाई, इससे विसरल इफरेंट न्यूक्लियाई बनती है, कौन सी, 10 नंबर और 11 नंबर की। इस बीच वाले सेगमेंट से बनती है 9th नंबर, 10th नंबर, 11th नंबर। और ये जो लोअर जो सेगमेंट पार्ट है, इसके अंदर सोमेटिक इफरेंट न्यूक्लियाई बनती है 10वें नंबर की। और इसका जो वेंट्रल जो पार्ट है, यानी इस कैविटी के नीचे का पार्ट, ये आगे चलकर मीडियन रेफे के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह ये ब्रेन का डेवलपमेंट, पांचों ब्रेन के पांच, बेसिकली तो ब्रेन के 3 पार्ट हो गए, फोर ब्रेन या प्रोजेंसेफेलॉन, मिडिल ब्रेन या मेसेंसेफेलॉन और हाइंड ब्रेन या रोम्बेनसेफेलॉन। और फोर ब्रेन जो होता है उसके भी आगे चलकर 2 पार्ट बनेंगे, टीलेनसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन। और मिडिल ब्रेन जो होता है उससे आगे चलकर ऑप्टिक लोब बनते हैं। हाइंड ब्रेन जो होता है इसमें आगे चलकर 2 पार्ट बनेंगे, एक तो सेरिबेलम है और दूसरा मेडुला ऑब्लांगेटा। अभी जो मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है, ये बॉडी में जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ है उनको ये कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्टिविटी में जैसे आपकी जैसे हार्ट बीट है इसी से संपादित होती है, जितनी भी प्रतिवृत्ति क्रियाएं होती है, रिफ्लेक्स एक्शन होती है वो इसके द्वारा संपादित होती है। तो ब्रेन जो है एक बहुत ही बॉडी का कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स हैं, और इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गन के कॉम्प्लेक्स टॉपिक को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि किताब में ये जो चैप्टर है कम से कम 30 पेज का है,
और इसके मेन जो करेक्टरिस्टिक्स हैं सॉर्ट आउट करके समरी के रूप में ये व्याख्यान मैंने डिलीवर किया है। तो फोर ब्रेन का जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो जितनी भी इंटेलिजेंसी होती है, मेमोरी होती है, रीजनिंग होती है, प्लानिंग होती है, थिंकिंग होती है, डिस्कशन होता है, उन सभी क्रियाओं से वो रिलेट रखता है। और इसका जो मेजेंसिफेलोन वाला जो पार्ट है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी से लिंक रखता है। और ये जो मेटेंसिफेलोन भाग है ये जनरली बैलेंस बनाने की क्रियाएं जो होती है, संतुलन बनाने की क्रियाएं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और माइलेंसिफेलोन जो होता है ये प्रतिवर्ती क्रियाओं, रिफ्लेक्सेशन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये एक नटसेल में आज का अपना व्याख्यान डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और विशेषकर जो एमएससी के जो स्टूडेंट हैं, एमएससी एम्ब्रियोलॉजी में जो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं या जिनके एम्ब्रियोलॉजी पेपर चलता है, कंपलसरी पेपर चलता है, उसमें ये डेवलपमेंट के टॉपिक्स हैं। और इसी श्रृंखला में 2-3 टॉपिक मैं और कवर करूँगा। हार्ट का डेवलपमेंट जैसे कैसे होता है, इस पर एक बहुत सुंदर व्याख्यान मैं आपके लिए शेयर करूँगा। और एलिमेंट्री कैनाल का डेवलपमेंट, पाचन तंत्र का डेवलपमेंट कैसे होता है, वो व्याख्यान भी मैं आपसे शेयर करूँगा। और अंत में एक बार हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and listening my lecture. Have a good day, have a great day. Thank you very much.